तुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो ISPR ने भारत के आर्मी चीफ को एक मुंह तोड़ और दो टोक जवाब दिया है। तर्जमान पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पे एक सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि भारत के आर्मी चीफ का बयान पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने का बयान हकाइक के मुनाफी है। ISPR कहता है कि भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है और भारत का पाकिस्तान पे दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम भारत की दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय इल्जामात मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जुल्म और सितम से तवज्जो हटाने की एक भोंडी कोशिश है। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म और सितम का मुजाहरा कर चुका है। ISPR ने आज जारी अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि ऐसे बयानात से भारतीय फौज की सियासी मामलात में गहरी मुदाखलत वाज़ेह है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए और ये कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत को दबाने की कोशिशें नाकाम होंगी। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया हैं। ISPR ने आज अपनी प्रेस रिलीज में यह भी कहा कि दुनिया भारतीय क़यादत के मुस्लिम कुश हिंदू तबा नज़रियात से बखूबी वाकिफ़ है। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ जो हर्जा सराई की, ISPR ने उसका एक दो टोक मुंह तोड़ और बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है जो कि बनता भी था और जिससे पाकिस्तानी कौम की एक तसल्ली और तशफ़ी भी हुई है और सिर्फ पाकिस्तानी कौम की नहीं बल्कि मोदी सरकार की और भारत के आर्मी चीफ की भी ठीक ठाक तसल्ली हो गई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब पॉलिटिकल मामलात के हवाले से जिक्र करेंगे कि आज किन इश्यूज़ को हम डिबेट का हिस्सा बनाएंगे। एक तो ज़ाहिर है कल तीसरा राउंड होने जा रहा है मुज़ाकरात का बिटवीन गवर्नमेंट एंड PTI, तो कल क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, कल के बाद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। कल 16 जनवरी है, मुज़ाकरात हैं, परसों 17 जनवरी है, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है, तो क्या दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज हो सकते हैं, ये डिबेट करेंगे आज प्रोग्राम में। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी तकरीब हलफ बर्दारी जो कि 20 जनवरी को है, उसका दावतनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी को मौसूल हो गया है और बिलावल भुट्टो अमरीकी नौमुंतखब सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। बिलावल भुट्टो पहले भी ऑन रिकॉर्ड है, बता चुके हैं कि ट्रंप फैमिली के साथ उनके पुराने मरासिम हैं, रवाबित हैं, देरीना मरासिम हैं, उनके साथ ख़ास तौर पे ट्रंप के जो दामाद हैं, इवानका ट्रंप के जो शौहर हैं, उनके साथ, जैरेड कुशनर के साथ। लेकिन अब बिलावल भुट्टो सरदारी जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उनका ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करना पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के लिए कितना अहम साबित हो सकता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस दावतनामे के बारे में क्या कहती है, इस पे बात करेंगे। और आज की एक और ख़बर भी आई और ऐसे मौके पे ऐसे हालात में सामने आई कि जब हुकूमत राइट साइजिंग की कोशिश कर रही है, हुकूमती अखराजात को कम करने की कोशिश कर रही है जो MNAs हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर बहुत कम ऐसा होता है कि हुकूमत और अपोजिशन के लोग इकट्ठे हो जाएं किसी मुद्दे पे, लेकिन जहाँ पे अपने मफाद का मुद्दा आया वहाँ पे तमाम MNAs हुकूमत के भी अपोजिशन के भी यक ज़बान हो गए, यकजा हो गए और सब ने मुतालबा कर दिया है स्पीकर से कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। और तनख्वाहें बढ़ाने का जो एक लॉजिक है वो MNAs ने ये दिया है कि महंगाई बहुत हो गई है, तो गोया हुकूमत के अपने MNAs ने भी हुकूमत का बयानिया कि महंगाई कम हो गई है इसको मुस्तरद कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया है। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए कानून और इंसाफ, और ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, बड़े ज़बरदस्त कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, वकील हैं, बानी PTI के रहनुमा भी हैं। PTI के सियासी चीज़ों पर तो ज़रा बात करेंगे। सियासी चीज़ों पर से मुराद मेरी कि मुज़ाकरात 16 को मुज़ाकरात, 17 को 190 मिलियन पाउंड का फैसला। लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब, MNAs और बहुत रेयरली देखने में आता है कि हुकूमत अपोजिशन के MNAs यकजा हो जाएं, सेम पेज पे आ जाएं, तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया और वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है।
سو آپ کی حکومت کا بیانیہ تو انہوں نے یہیں پہ ختم شد کر دیا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے اور آپ کے اپنے ایم این ایز کہہ رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ, تنخواہیں ہماری بڑھا دیں. تو بڑھانی چاہیے ایم این ایز کی تنخواہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں ہمارے کئی ممبران ہیں اور آنریبل ممبرز ہیں جن کی ضرورت ہے, اور میں بذات خود تو شاید اس چیز کو سنگل ہینڈڈلی سپورٹ نہیں کرتا, کیونکہ یہ عوام کے پیسے ہیں اور عوام کے پیسوں سے تنخواہ بالکل ٹھیک ہے. چیزوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس میں تو جو ہے تمام تر معاملہ انفلیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں انفلیشن تو کم ہوئی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ود دا پیسو ٹائم یہ کافی ٹائم پہلے کی تنخواہیں اسی طرح چل رہی تھیں اور ان میں کوئی جو ہے وہ انکریز نہیں آیا. سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے, مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے, آپ کے اراکین کہہ رہے ہیں تنخواہیں بڑھاؤ, ہمارا گزارا نہیں ہوتا اس کے اندر. نہیں, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن اس کے ساتھ دیکھیں آپ کا جو سٹاف ہے یا دیگر. اب کے ایک ممبر کی میں آپ کو بات بتا دوں, ایک خاتون ممبر ہیں, انہوں نے کہا کہ میں تو یہ جو تنخواہ ہے میرے گھر ہی اتنے لوگ آ جاتے ہیں جو باہر جن کو میں مدد کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, جو صدقہ خیرات وغیرہ کرنا ہوتا ہے یا جو دینا دلانا ہوتا ہے, کسی غریب کے بچے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے اور انہوں نے کوئی ساز و سامان لینا ہے یا کوئی اس حوالے سے, یا آپ شادیوں پہ جائیں تو سلامیاں وغیرہ دینی ہوتی ہیں. پھر یہ واقعتاً یہ ایسے ریالٹیز ہیں ہمارے معاشرے کی, تو وہ حوالے سے انہوں نے مجھے کہا, یہ 2 دن پہلے کی میں بات آپ کر رہا ہوں, نہیں, انہوں نے کہا کہ میرا تو اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور کوئی انکم نہیں ہے, میں تو یہی جو پیسے آتے ہیں یہ دینا دلانا بھی کرتی ہوں, کچھ لیکن اگر آپ کے ایم این ایز کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر عوام کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیٹیولی اگر اس کو دیکھیں تو اس کو ایک بلون آؤٹ لیکن ایک طرف آپ لوگ رائٹ سائزنگ کرنا چاہ رہے ہیں, حکومتی خرچے کم کرنا چاہ رہے ہیں, ساتھ میں آپ کے ایم این ایز کہہ رہے ہیں تنخواہیں بڑھاؤ, تو آپ لوگ جسٹیفائی کیسے کریں گے عوام کے سامنے؟ میری شاید ذاتی ضرورت نہ ہو, لیکن یہاں پہ ہمارے کئی آنریبل ممبرز ہیں جن کی ضرورت ہے. لیکن پنجاب میں جو لیوشلی بڑھی ہیں تنخواہیں, کیا اس کے اکارڈنگلی بڑھائیں گے آپ لوگ تنخواہیں؟ میرے خیال سے تھوڑا سا اس میں دیکھا جائے گا, لیکن ابھی تو کیونکہ بڑی نیسنٹ سٹیج پہ ہے اور دونوں طرف سے اپوزیشن اور حکومت کے کچھ اراکین کی طرف سے یہ بات آئی ہے, لیکن اب اس کو دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا اس کو اپروول دیتے ہیں. ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب, مذاکرات پہ اتفاق نہیں ہو سکا, لیکن جہاں ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھانے پہ وہاں پر ایک سیکنڈ نہیں لگا اتفاق ہونے کا. آپ کا ٹیک اس پہ کیا, ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں مطالبہ کرنے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو پرپورشنیٹ کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو عوام کے حالات بہتر کرنے پڑیں گے اور عوام کے لیے مہنگائی کم کیجیے. عوام اگر خوشحال ہوگی تو پھر ایسی باتوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھے گی. اس وقت جو صورتحال پاکستان کی معیشت کی ہے, پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے. اچھا, ہماری گروتھ ریٹ 0 ہے, جس کی وجہ سے آج ہی ورلڈ بینک نے $20 ارب, that's not a small amount. میں if I can complete my statement, $20 ارب جب آئیں گے جو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں آئیں گے وہ دیکھیں گے it's not even MOU yet, تو اس کو اتنی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ $9 بلین اس حکومت نے مارکیٹ میں خریدے ہیں, جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ $40 پر ڈالر زیادہ ہے. اور $9 بلین جی $9 بلین پچھلے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے وہاں پہ خرید کے تو اس کو رکھا. ادروائز فارن ریزروز کا یہ جو پاکستان کے لیڈنگ اکانومسٹ ہیں, دیکھئے بات یہ ہے کہ جو عوام کی اس وقت گروتھ ریٹ ہے اٹس آلموسٹ آن 0, جس کی وجہ سے ملک میں جو انمپلائمنٹ ہے, انمپلائمنٹ بہت بڑی ہے. کیونکہ گروتھ ریٹ میں گروتھ کیوں نہیں بڑھی ہے, گروتھ کی طرف جائیں گے تو فارن ریزروز کی کمی کا خدشہ ہے, اور فارن ریزروز یا تو رول بیک ہو رہے ہیں یا جیسے میں نے کہا کہ آرٹیفیشل مارکیٹ سے انہوں نے جو ڈالرز اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. بٹ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو عام لوگ ہیں, بیکاز ابھی ورلڈ بینک کی آپ نے $20 ارب کی بات کی ہے, تو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 1 سال کے دوران جو 1 کروڑ 30 لاکھ بندے پاورٹی لائن سے نیچے گئے ہیں, یعنی سطح غربت سے نیچے گئے ہیں. تو اب دیکھیے کہ پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا, لیکن پی ٹی آئی بھی شامل ہے, پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی شامل ہے مطالبہ کرنے میں. پھر ایک طرف آپ لوگ عوام کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ لوگ یہ مطالبات کرتے ہیں, تو یہ ہاں میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ممبران کی اپنی ان کا ایک ڈیمانڈ ہو سکتا ہے, لیکن میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ میرا ٹیک اس پہ یہ ہے کہ پہلے عوام کی حالت بہتر کریں, اس کے بعد اپنا کریں. اور ویسے بھی بہت سارے پیسے جو ہمارے ملک کے سیاستدانوں کے باہر ہیں وہ لے آئیں,
तो पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स में भी इजाफा हो जाएगा और फॉरेन रिजर्व भी पाकिस्तान में आ जाएगा। वो कौन लेके आएगा? वो इमरान खान ने लाने थे आज तक नहीं, इमरान खान साहब अब कौन लेके आएगा? इमरान खान साहब तो अपने ले आए, एवन फील्ड ले आए, फ्रांस वाले ले आए और जो अमेरिका शिका में प्रॉपर्टीज हैं वो वाले ले आए, तो पाकिस्तान में ही वापस ले आए ना। पाकिस्तान में कोई फॉरेन रिजर्व्स 190 मिलियन पाउंड ही वापस मिल जाते हैं। हाँ वो ही मिल जाए, 190 मिलियन पाउंड से हम लेके आए, आप एडमिट 190 मिलियन पाउंड से मिल गया, 20 अरब रुपए का मुनाफा भी कमा लिया। डू यू नो दैट कि आप, ये पहला केस है जिसमें एक ढिले का नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ, 20 अरब रुपए का से ज़्यादा का जो फ़ायदा हो चुका है, और उसमें 190 मिलियन जो है ये ढिंडोरा जो पीटा जा रहा है। आज तक जो क्राइम प्रोसीड्स के केस हैं यानी मनी लॉन्ड्रिंग, ना यूके कोर्ट में इस्टेब्लिश हुआ ना पाकिस्तानी कोर्ट्स में इस्टेब्लिश हुआ। बात तो ये है कि जो 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपये में बेची गई वन हाइट पार्क, वो 9 अरब रुपये कहाँ से आए? नवाज शरीफ साहब के साहबजादों के पास, हसन नवाज ने बेची अली रियाज को, और 18 अरब रुपए क्यों चार्ज किए गए? इसका हिसाब देना है नून को कि ये जो एक प्रॉपर्टी है महंगे दामों क्यों बेची गई और इसके बदले में क्या फेवर एक्सटेंड की गई, और फिर 9 बिलियन रुपीस जो है उस फ्लैट की इसका के लिए। बैरिस्टर अकील साहब से जवाब लेते हैं। सो आप कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड इसका फैसला अभी 17 को एक तो फैसला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएगा कल, क्योंकि मुज़ाकरात भी जज साहब जो हैं उन्होंने कुछ जुडिशियल रीज़न नहीं पिछली दफ़ा भी जो दी है, वो तो बिल्कुल अब्सर्ड सी रीज़न है। हम वहाँ पे पहुँचे, टाइम से पहुँचे। इमरान खान साहब भी 11:30 बजे से पहले ये ट्रायल कभी स्टार्ट ही नहीं होता, 11:30 बल्कि 12:30 बजे जाके स्टार्ट होता है। तो उसमें क्लियरेंस होती है, वकरा जो हैं या दूसरे लोग हैं वो आराम से उनको अंदर जाने दिया जाता है। तो ये जज साहब जो हैं सुबह 8:30 बजे, इवन अमला नहीं आया था, प्रोसिक्यूशन नहीं आई थी, तो वो वहाँ पे चले गए। फिर उनको बाद में पता चला कि वहाँ नहीं जाना था, आपको अदालत में जाना था, तो फिर वो वहाँ से अदालत में आ गए। ये फैसला आपने जो 2-3 पॉइंट्स आए अकील मलिक साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। खासतौर पर पीटीआई का ये बयानिया है कि जी उस 190 मिलियन पाउंड में से तो आप लोगों ने कमा लिया, 20 अरब का आप लोगों ने मुनाफा कमा लिया। देखिए मुझे वो दिखा दें कि किधर कमाया हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये अच्छा, नहीं है स्टेट बैंक में जाए ना, स्टेट बैंक के पास तो गए ही नहीं, यही तो मुद्दा है। यही तो मुद्दा है कि आप क्यों लेके आए उसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अकाउंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नहीं है, लेकिन जहां पे एनसीए की प्रेस स्टेटमेंट में या प्रेस रिलीज में लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, उसमें लिखा है दीस फंड्स आर टू बी रिपैट्रिएटेड टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। This is gone. This statement is not on the record of मुकदमा. It has never been produced as evidence. This has never been produced. No. जो point लीगल point है, this is the entire case कि जो आपने उनका ये बयान दुरुस्त है कि वो कह रहे हैं कि ये point लीगल प्रोसीडिंग्स में है ही नहीं। जब ये कह रहे हैं ना कि इतने पैसे ले आए, हमने तो नहीं देखा कहां से लेके आए। अब ये इन्होंने यहाँ पे किया क्या? मेरे भाई हैं, ठीक है, मैं लेकिन जो नुकता आपने उठाया है, ये प्रोसिक्यूशन उठाया कि नहीं उठाया? देखें, मैंने एक हियरिंग ऑब्जर्व की है उस पूरे ट्रायल की, क्योंकि उसमें ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल की वायलेशंस एलेज की जा रही थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के तमाम, मैं इसी चीज के लिए एज ऑब्जर्वर, बिकॉज मैं आपको बता सकता हूँ एज अ लॉयर, as an officer of the court, sir, but they do not even allow my associates inside. And as the government spokesperson, so you use your position केस के साथ। नहीं, on I am associated, मेरा वकालत नाम है, I had to go to the high court to ensure my entries. वो मुझे हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, तमाम लोग आए होते हैं, मीडिया के तमाम लोग आए होते हैं, वहाँ पे वेरियस अदर लॉयर्स आए होते हैं। ये मुझे बता दें बैरिस्टर सैफ क्या कर रहे थे वहाँ पे अंदर? मैं जो स्टेट पे बैरिस्टर सैफ का वकालत नाम है वहाँ पे, मैं यही कह रहा हूँ आपको वकालत नाम था। वो भी कह रहे हैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हुकूमत का एज एन officer of the court, as somebody who is responsible, because are you a prosecutor? No, are you a prosecutor? It was alleged that the due process and fair trial was not being followed or not seen through. Hence, I actually sir, under what authority, sir? You are no authority. You are nobody. It's an open court. It's a makeshift situation वहाँ पे बनाई है। फैमिली मीडिया ओपन कोर्ट है, वहाँ पे आते हैं। मैं तो वहाँ बात करूँ मैं तमाम तरह के वकला को भी कहा कि सबको वकला को अंदर जाने और बाबर मलिक को यार को दोनों क्यों नहीं जाने देते? ये मुझे बताएं कि वो दूसरे समी साहब हैं, वो वहाँ पे पहुंचे होते हैं। समी साहब कौन से? आपके वो जो I'm forgetting his name, he's one of the journalists who's actually not a journalist but towing the lines of a political party. गरीदा आप सुबास्ता कीजिएगा. You come to Adiala if you'll be allowed there or not. She will be allowed there because she's a journalist. All other anchors, through your program,
I invite them to Adiala to come and observe the proceedings. अब तो अगर आपको Adiala में कुछ घुसने दे तो बात कीजिए। 17 को सुनिएगा क्या फैसला 17 को आ जाइए, कल आ जाइए। 17 के बाद हम तो उधर ही अच्छा, हैं हम तो खैर पहुंच जाएंगे, लेकिन इमरान लेकिन खान को कह दीजिएगा कि वो पहुंच जाए। इमरान खान या बुश हबीब भी पहुंच जाए, वो हम तो सारे खैर पहुंच मैं जाएंगे। इसमें ये वो बता आपको देता हूं थोड़ा सा। हम वो भी शौके दीदार भी पूरा करा देंगे। आप तशरीफ तो लाइए, आप अंदर तो दाखिल होकर देखते दिखाइए। हैं कल का असर क्या पड़ता है। मैं उस पे देखें 190 की जो बात की जा रही अकील है, अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे मैं- आपको, सरकारी गाड़ी में। मैं खुद पैदल गया हूँ, मैं अंदर गाड़ी लेके ही नहीं, नहीं हम गया। अपनी गाड़ी मैं में डाला खुद के बाहर जाएंगे, किसी पार्क की सरकारी थी, गाड़ी में नहीं और जाएंगे। वहीं से मैं, और सरकारी गाड़ी है भी नहीं, मैं लिटरली आई वॉकड जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स एज अ नॉर्मल, यू नो, जो वकला जा रहे थे इनकी साइड से, मैं भी चला गया। इनफ एक्सप्लेनेशन टू दैट, बट मेरे लिए इंटरेस्ट का पॉइंट वो है जो आपने रेस किया कि ये इस पे कोई मुनाफा नहीं कमाया गया, और वो कह रहे हैं कि ये पॉइंट रेस ही नहीं हुआ। मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ कि वहाँ पे जब काबीना के सामने बंद लिफाफों में, जिनमें तमाम काबीना के मेंबरान, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली जो जिनके नाम आते ऑब्जेक्टेड, और उसमें फिर क्यों, अगर कोई चोरी नहीं थी, कुछ छुपाना नहीं था, तो फिर why was it that a private individual's private money, as according to you, was actually brought back to Pakistan according to you, और फिर उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जहाँ पे देखिए my expertise is in the UK and the US, मैं आपको बता सकता हूँ ना, because my expertise is fraud, financial crime और international money laundering, मैंने पढ़ा ही है वहाँ पे, और मेरी एक्सपर्टीज ही है, स्पेशलाइजेशन ही है। पॉइंट वो भी रेस कर रहे हैं, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं से ट्रेस ही नहीं आया, क्यों नहीं आया? आपके वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, अगर आप ये साबित कर दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वहां पे ये जजमेंट आया और मलिक रियाज के खिलाफ आया, या इससे फायदा लिया इमरान खान और बुश हबीब ने, मैं आपको यही बता रहा हूँ, वो एविडेंस में वो फैसला है या वहां पे जमा कराया गया। मैं आपको पढ़ देता हूँ, आईओ ने कहा, ना मैंने एग्रीमेंट देखा, ना मुझे ये पता किसके दरमियान में है, ना मुझे ये पता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसमें पार्टी थी, ना मुझे ये पता कि यूके लॉज के तहत हुआ है। अब ये सारी कहानी जो है ना, ये ट्विस्ट स्टोरी, अभी देखिए पूरी स्टोरी में जो सवाल है उसका जवाब नहीं आया। 9 अरब रुपए कहां से आए फ्लैट खरीदने के? मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूं, मैं बेनिफिट बता रहा हूं, इमरान खान और बुश हबीब ने बेनिफिट कैसे लिया 190 से, लेकिन उसका जवाब लेंगे। इमरान खान साहब जो इतना टीवी पे बैठ के अपने मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, मैं शुरू वन हाइड पार्क खरीदने के पैसे कहां से आए? फिर दुगने दामों में क्यों बेची? ये सारे इंटरकनेक्टेड है वैसे। मैं यही बिल्कुल कह रहा हूं, 8 बैंक अकाउंट्स थे। आप इसका बताएं कि जब इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग करके जब आप पैसे बाहर ये लेके गए, कौन लेके गया? जो लेके गए मलिक रियाज साहब लेके गए। देखिए लंदन में भी चलना है, फिर वहां पे भी शूट हो जाएगा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि वहां पे वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट आप ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, मलिक रियाज साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की, जो एलिगेशन, दिस इज व्हाट यू आर एलिजिंग, दिस इज व्हाट द एलिगेशन ऑन हिम वाज, दैट दे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्स a government representative is alleging Malik Riaz for the money laundering in UK. This is what let him respond, let him respond, yes or no sir, let him respond। देखिए मुझे रिस्पॉन्ड करें, the allegation on him through the serious organized crime office, जो सोका जिसे आम ज़बान में कहा जाता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत उनके जो 8 के 7 बैंक अकाउंट्स थे वो फ्रीज हुए। जब फ्रीज हुए उन्होंने पैसे वहां पे रोके, उसके बाद इनसे, लेकिन वो कनेक्टेड है, मैं आपको बता रहा हूं, वो भी कनेक्शन है, लेकिन उस प्रेस रिलीज में कहीं नहीं लिखा कि ये हसन नवाज की प्रॉपर्टी थी या ये किसी और की प्रॉपर्टी थी, उनकी प्रॉपर्टी का लिखा ही नहीं है। उसकी वजह बाद में आते हैं, लिखा ही नहीं है। बेनिफिट साबित करना था कि मैं वही बता रहा हूं, मैं बेनिफिट बता रहा हूं, मैं बेनिफिट कैसे लिया, क्योंकि इसमें मैं ये बता देता हूं, पैसे पहले आ गए, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने तमाम तर जो मामलात काबीना का अप्रूवल लिया, लेकिन उससे पहले एक टेकिंग अ स्टेप बैक, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया। इनको जब वहाँ पे बरतानिया ने पैसे पकड़े, वो जहाँ से पैसे राउट हुए होते हैं, जहाँ से आते हैं, उस मुल्क को डेफिनेटली वो कांटेक्ट करते हैं इफ नीड बी। इनको पता चला पैसे वहाँ पे ये फ्रीज हो गए अकाउंट, वहाँ पे इन्होंने एनसीए के साथ, ये कब हुआ था सर? मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, ईयर ऑफ फ्रीजिंग, मैं आपको जो, लेट मी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस ना, आप बीच में बार-बार इंटरप्ट कर देते हैं। लेट मी एक्चुअली जस्ट यू नो, मैं आपको बिकॉज़ आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, निटी-ग्रिटीज में आपको बता देता हूं इसकी जो डिटेल्स हैं। अब वहां पे हुआ क्या, अलाउ मी, इफ यू नरेट अ रॉन्ग फैक्ट आई विल इंटरफेयर। मैं ठीक है, आप बेशक कीजिएगा। थैंक यू। मैं यहाँ पे ये बात आपको जरूर कह रहा हूँ कि उसके बाद जब अकाउंट्स फ्रीज किए गए, तो उसके बाद इन्होंने एनसीए के साथ
शहजाद अकबर साहब ने एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहां पे जाके एनडीए की उन्होंने कहा ये पैसे हमें वापस कर दें, यही एग्रीमेंट हुआ। दिस इज ए फैक्चुअल पोजीशन। वो वहां पे एनडीए जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था एनसीए के साथ वो एग्रीमेंट हुआ, वो पैसे एनसीए की अपनी प्रेस रिलीज में भी है, लिखा हुआ वाज़ेह तौर पे। उन्होंने कहा कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिपैट्रिएट होने या वापस जाने हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान में, वहां पे कहीं नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट। बट हाउ वाज इट देन पॉसिबल दैट द मनी हैड ऑलरेडी लैंडेड इन सुप्रीम कोर्ट्स अकाउंट एंड देन ए कैबिनेट अप्रूवल वाज सॉट बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिस पे उन्होंने एतराज उठाए। लेकिन बेनिफिशियरी इमरान खान और बुश अभी भी कैसे मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं उससे पहले जब ये तमाम तरह डील हुई इनकी कि हम आपके वो पैसे वापस लेके आएंगे, ठीक है, और आपका जो फाइन यहाँ पे पेंडिंग है, जो लायबिलिटी है उसमें हम डाल देंगे, उसको रीड आउट कर देंगे। रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, हम से मुराद शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, उसके साथ साथ आपकी फरग होगी, उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब और जो इसके एसोसिएटेड कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल, क्यों वो भागे में अदालतों से, क्यों भागे में अदालतों से? ये तो सबूत ना हो, ये सबूत ना हो। मैं आपको सबूत ही बता रहा हूं ना, सबूत। फिर जमीन खरीदी ना, जो जमीन खरीद के दी गई और उन्होंने कहा एक सेकंड, आप कह रहे हैं जमीन आपकी खरीदी गई, जब ये डील हुई सारी, आई एम नॉट मडिंग द वाटर, सर मैं आपको ये बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, 17 को लाजमन सजा होगी। बिल्कुल, द बेनिफिट दैट वाज derived, 14 years. I am no judge, jury and executor. What I can say, आप कानूनदान है ना, माशाल्लाह, ये नोटिस दीवार पे लिखा हुआ है और ये इनको मैं ये नहीं कह सकता कि 7 होगी, 10 होगी, 14 होगी, जितनी होगी वो जज साहब का प्रेरोगेटिव है। लेकिन होने कितने चाहिए इस किस्म के जराइम में कितनी होती है? और जो अमूमन ज्यादा इसकी 14 साल सजा है और अमूमन इसकी जो है हमने देखी है हो सकती है जी 7 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है। मतलब इसमें जो आम हम रूटीन में देखते हैं प्रैक्टिस में वो है। आपके नजदीक ओपन एंड शट केस है बिफोर आई गो टू द ब्रेक, लेकिन अगर इसमें रिलीफ मिल जाता है तो आपके लिए सरप्राइजिंग होगा? मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा कि रिलीफ अगर इसमें मिला तो बिल्कुल यहाँ पे तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी थी, इन तमाम तर चीजों को आपने देखा और सबने देखा। एक ब्रेक लेनी है। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब के पास बड़ा एम्यूनिशन है बात करने के लिए। 190 मिलियन पाउंड मुज़ाकरात के हवाले से भी हमें बात करनी है, बिकॉज़ सब इंटरकनेक्टेड हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक साहब एंड एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। एडवोकेट फैसल साहब, सबसे पहली बात यह है कि ये कैबिनेट ने अप्रूवल किया तो कैबिनेट पूरी को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया गया? 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन, बाय द वे ये 190 मिलियन पाउंड नहीं है, 171.9 बिलियन पाउंड्स के 171 पॉइंट समथिंग है, और इसके दूसरे जो अमाउंट्स हैं वो किसी और मद में है। तो सिर्फ विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने पेश किए कैबिनेट के, जिन्होंने कहा होगा 2 विटनेसेस पेश किए, एक जुबैदा जलाल साहबा, दूसरे परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि मुझे आईओ ने ये कहा कि आपने ये कहना है कि ये लिफाफा बंद था। फिर वो स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है, बिकॉज आई एम अ लॉयर और मैं डिफेंस लॉयर हूँ, तो आई गो थ्रू द एविडेंस। आपके भाई फवाद चौधरी कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्होंने उस वक्त ऑब्जेक्ट किया था कि ये बंद लिफाफा क्यों आया है? अच्छा, वो ऑब्जेक्शन किया था तो 7 महीने अंदर भी रखा ना वादा माफगुआ बनने के लिए। इस केस में नहीं बने तो 7 महीने अंदर है, अभी भी 40 केस भुगत रहा है। वो एक सेपरेट मैटर है। नहीं, सेपरेट मैटर नहीं, इट्स कनेक्टेड इशू। ऑन रिकॉर्ड है। फिर प्रोसिक्यूशन ने लाए उनको विटनेस बॉक्स में ये बात साबित की। इट्स नॉट द बयानात से थोड़ी मुकदमे चलते हैं। मुकदमात में ये कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, साहब एक फैसला होगा ना यूके कोर्ट का, जिसमें प्रोसीड ऑफ जो है क्राइम प्रोसीड एक्ट 2002 का जो उनका लॉ है, जिनके साथ फ्रीज हुए अकाउंट, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई होती तो कोई डॉक्यूमेंट तो होगा। वो डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन ने रखा, नहीं रखा। अब वहाँ से जो पैसे उनके साथ नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, उसमें यह था कि ये पैसे हम पाकिस्तान में वापस भेजेंगे आपको, और जो टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, टू मलिक रियाज साहब, कि आप ये वहाँ पे भेजेंगे। वो में भेजने वापस होते हैं जिस स्टेट के आप ओरिजिनेट होते हैं सिटीजन, वहाँ पे आते हैं। अभी 8 अकाउंट्स हैं ना, एक आधा अकाउंट तो है नहीं। तो उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटल करनी थी, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा नहीं है, यही कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है।
ना तो पाकिस्तानी कोर्ट्स में ये साबित हुआ कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, ना यूके कोर्ट्स में ये साबित हुआ। तो मलिक रियाज साहब की क्योंकि लायबिलिटी थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि मैं पैसे वापस होता। उसमें जो कैबिनेट का जो टोटल रोल था वो था नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज का, जो है उसमें एक एग्रीमेंट में थी, जिसकी वजह से आज भी ये कैबिनेट। लेकिन अगर पैसा ये एक फर्द का था तो कैबिनेट इसमें इन्वॉल्व क्यों? मैं वही मर्ज कर रहा हूं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था ना, तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को आपने रेक्टिफाई करना था। एनडीए किया जो मलिक रियाज साहब और एनसीए ने। अब ये बताइए कि ये कैबिनेट है ना, शहजाद अकबर का उसमें क्या किरदार? शहजाद अकबर तो ARU के हेड थे ना, तो उसमें उन्होंने पेश करना था, उन्हीं के डोमेन में आता था। तो करने की जरूरत क्या थी उनको? उनको ये जरूरत थी कि 190 मिलियन पाकिस्तान में आ रहा था, 190 मिलियन पाउंड्स की। नहीं, अगर आपके नजदीक ये एक फर्द का पैसा था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर, एसेट रिकवरी यूनिट, ये सब एनडीए जो है वो इसमें स्टेट क्यों इन्वॉल्व हो रही है? उसकी वजह है अगर आपके बयानिए के मुताबिक इंडिविजुअल का पैसा था, अगर वो जो कॉन्फिडेंशियल क्लॉज जो है, अच्छा बाद में अगर वो इतनी इजी बात है, इन्होंने क्यों नहीं हटाई? 2022 से अप्रैल से तो ऑनवर्ड्स ये अभी तक है ना, अंडू करते कैबिनेट का डिसीजन। यूके एनसीए के साथ उनका दफ्तर इधर भी है, एनसीए के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसको ओपन कर लें। अच्छा, ये नहीं केस नहीं चल रहा था, केस नहीं चल रहा था, ये इंक्वायरी जो है आपको पता 2020 में ये क्लोज भी कर दी गई थी मिनट्स ऑफ मीटिंग में। और आफ्ताब सुल्तान साहब जो चेयरमैन नैब थे, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? उन्होंने ये केस चलाने से इनकार कर दिया था, फिर उनको प्रेशराइज किया गया, लेकिन वो ऑनरेबल आदमी थे, उन्होंने कहा जी मैं ये मुकदमा नहीं चलाऊंगा, आई वुड रादर प्रेफर टू रिजाइन। लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं हो सकता। नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में साबित जो ये कह रहे हैं वो साबित हुआ। मैं देखे ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप दोनों से ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप दोनों से ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, 17 वो फैसला तो पोलिटिसाइज है, जहाँ पर मर्जी आ जाएगा। अगर आपने एक सीरीज ऑफ कॉन्कॉक्टेड फ्रॉड प्रोसिक्यूशन के बाद एक जो है पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की है, टारगेट के बाद अगर आपको फैसला ले लेते हैं 100 दफा लें। मुझे ये बताइए कि अभी तक रिकॉर्ड में आपने भी वो केस पढ़ा है, बैरिस्टर साहब ने भी पढ़ा है, अखबारात के बयानात से केस साबित नहीं होते। प्रोसिक्यूशन में वो मनी लॉन्ड्रिंग का जजमेंट आया है, नहीं आया है, कैबिनेट के कोई बंदे उन्होंने अप्रूवल लाए, वहाँ पे नहीं ला सके। जो 2 बंदे कैबिनेट के उन्होंने वहाँ पे पेश किए, उन्होंने कोई बयान दिए, नहीं दिए। बात यह है कि अभी उसके बाद 2022 से ये खुद गवर्नमेंट में अंडू करते 20 अरब रुपए का इन्होंने कहा जी कि नहीं है, स्टेट बैंक से आप कल फायदा नहीं हुआ, फायदा स्टेट बैंक से कल आप फिगर्स निकाल लीजिए, आई विल शेयर इट विद यू। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हुकूमत के पास फिगर्स नहीं है, स्टेट बैंक के आपके पास उसकी वजह कि हुकूमत सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है ना, मैं केस लड़ रहा हूँ, सो आई एम मोर विजिलेंट। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक साहब एंड एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। अकील मलिक साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस केस के ऊपर बात आई है और सुप्रीम कोर्ट में उस अच्छा मशरिक बैंक की रॉबिंग ये पॉइंट आती है मशरिक बैंक। अच्छा, वो कौन कह रहा था? डेटिएस्ट जज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज, वो जिसने जो आज के तारीख राहों में गुम हो चुका है, मैं वो ये शख्स जिसने पीटीआई को नहीं, उस टाइम जो आपकी अकील आप नहीं कहिए, मैं कहूंगा he is the dirtiest judge Pakistan could ever found. He is the dirtiest than even take an exception to this. तमीजुद्दीन केस से भी बुरा आदमी था वो। एक बात है, देखें कतन चलिए पर्सनलाइज वो चला गया है, मैं उसके बारे में ज्यादा बात करके अपना टाइम नहीं खरीद कर सकता, लेकिन थोड़ा सा मशरिक बैंक की जो सीएम है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे पड़ी है, जिसमें ये कहा गया है मनी लॉन्ड्रिंग का पर्सन नहीं है, कभी पढ़ी हुकूमत ने? वैसे अकील साहब या भिजवा दूं आयोग के स्टेटमेंट के साथ अदालत का बिल्कुल आप वो रिकॉर्ड शेयर करें, बिकॉज मेरी नॉलेज में या मेरे सामने तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, नैब और प्रोसिक्यूशन का अपना काम है। अब क्योंकि आपने तमाम सर आप तो गए थे ना वहाँ पे फेयरिटी चेक करने के लिए, एक केस की हेयरिंग, उसकी एक फेयरनेस ऑफ ट्रायल चेक करने के लिए गए थे ना, बिकॉज ऑब्वियसली इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द जज लिसनिंग टू द केस, वहाँ पे विटनेसेस हैं, प्रोसिक्यूशन है, आपके डिफेंस है, क्योंकि आप तो अलर्ज कर रहे हैं ना कि हमारा ड्यू प्रोसेस वायलेट हो गया, ड्यू प्रोसेस की वायलेशन, ये फेयर ट्रायल की वायलेशन तो ये है, लेकिन वहां पे अलमिया ये था कि बानी पीटीआई को उस टाइम बिल्कुल ट्रायल से कोई इस्तकार या कोई सरोकार नहीं था, उनको सिर्फ और सिर्फ फोकस था मैं मीडिया से किस तरह बात करूं, मैं क्या बयान जारी करूं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो एक दो चीजें इस पे मैं बात करना चाह रही हूं, खास कर टॉक्स कल होनी है, टॉक्स कल क्या एक्सपेक्ट किया जाए? कल के बाद जुडिशियल कमीशन कम से कम पीटीआई को बनाकर दे देंगे आप लोग? इट्स नॉट सो इजी,
आई मीन ये नहीं हो सकता कि एकदम ओवरनाइट ये कहें। पहले तो अभी ये डिमांड्स तो चेक करें। 9 मई का बना दें कमीशन, 26 नवंबर का बना दें, और कल अगर ना बना तो फिर हम जो है मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, शुरू कर देंगे। ये अब जो की है उसके समरात भी देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह बैरून मुल्क से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है रेमिटेंसेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड जो है उन्होंने रेमिटेंसेस भेजी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी तरफ से सिविल नाफरमानी की कॉल थी। एक देखें, कम अज कम मैं समझता हूं कि एक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। कल जो मुज़ाकरात का दौर है या जो एक नशिस्त होगी उसमें इन राइटिंग इनकी डिमांड्स आ जाएंगी, वो कौम और अवाम के सामने भी होंगी कि इन राइटिंग क्या है, और उसके साथ साथ अगर कोई असीरान की लिस्ट है वो भी आ जाएगी, द वेरासिटी ऑफ विच विल चेक ऑफ कोर्स कि जो जिसमें जो नाम दर्ज हैं, जो डिटेल्स उसमें दर्ज हैं। और कमीशन की जहाँ तक बात करें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनकी कमेटी के मेंबरान अगर हमारी कमेटी को कन्विंस कर लें और फिर वो अपनी लीडरशिप से बात करें, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी, 6, 7, 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी है उसका हिस्सा है। कम अज़ कम वो अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करके एंड देन फिर लीगल उसके पैरामीटर्स में देख के कि क्या मामला है, और फिर हम विल कैन गेट बैक टू देम। फैसल साहब, इस मुज़ाकरात के प्रोसेस पे अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। और दूसरा, इंटरेस्टिंगली बिलावल भुट्टो सरदारी हैज़ गॉटन द इन्विटेशन ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी। क्लेम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी बड़ी गहरी दोस्ती का, लेकिन दोस्ती तो कहीं और निकली है, बिलावल भुट्टो के साथ निकली है। दोस्ती नहीं है, लॉबिस्ट फर्म अच्छी कर ली होगी, पैसे आपसे भी अच्छी लॉबिंग फर्म यूज कर अच्छी लॉबिस्ट फर्म होगी। अब इमरान खान साहब को जेल में आप इन्विटेशन कर दें तो आप हुकूमत को पहले परेशान है, मजीद परेशान करना चाहती है। टॉक्स में मैं समझता हूँ कि कल सैनिटी जो है, कल सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए और हुकूमत को जो है वो जुडिशल कमीशन की तरफ आना चाहिए। देखिए, चीटर्स आर अफ्रेड ऑफ इम्पार्शियल अंपायर्स, थर्ड अंपायर से तो वो टीमें करती हैं। हुकूमत अगर पाक साफ है तो हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है? आइए एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाते हैं, उसमें आप अपने सबूत, आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि विल टेक आवर टाइम। नहीं, वो आप मुझे पता है, मैं और अकील काफ़ी शोज़ में इकट्ठे होते हैं, अच्छा, तो आई नो कि कहाँ पे इनकार और कहाँ पे इकरार है। बात यह है कि जुडिशल कमीशन दे दीजिए, जुडिशल कमीशन में ये चीज़ें सब हम अपना एविडेंस रखेंगे, आप अपने एविडेंस रखिएगा और साबित हो जाएगा, और फिर उसको निकाल के जो भी आप ऐसा कमीशन बनाइएगा वैसा ना बनाइएगा जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए, ताकि लोगों को यकीन भी हो। देखें, इस पे भी एतराज़ है कि अगर कमीशन के लिए हुकूमती कमेटी रजामंद हो भी जाए तो फिर हमारी मर्जी के नहीं, मर्जी के नहीं। आप देखिए, जजेस ऐसे हैं, पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिनको अगर आप जाके देखें, जिनके ऊपर एतबार होता है, लोग नाम ऐसे हैं पाकिस्तान में, कोई काल नहीं पड़ गया है, लोग हैं, अच्छे जजेस हैं, लेकिन लोग आजकल अपनी इज्जत बचा रहे हैं। जैसे जस्टिस जिलानी ने रिफ्यूज कर दिया था, वो तो मामला इतना, हो जाती है उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली 6 जजेस जो हैं उनके सर पे दस्ते शफकत तो किसी ने नहीं रखा। इदारों को 26 फॉर्म 47 वाले को इदारों ने जब डील करना शुरू किया, आप केपी के सेनेट के इलेक्शंस नहीं होने दिए जा रहे, रिजर्व सीटें जो केपी का जिक्र छेड़ दिया तो केपी से आज करप्शन की खबर आई है, लेकिन मुझे बट आल्सो एन एडमिशन कि मैं 9th में इन्हीं के लोग थे, वो भी एडमिशन है ऑन रिकॉर्ड, सीएम केपी का वो भी एडमिशन है। आई विश कि थोड़ा सा वक्त ज्यादा होता, लेकिन आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम हियर। सीएम केपी विल हैव टू एक्सप्लेन कि ये वो क्या बात कर रहे हैं। आई हैव नॉट हर्ड हिम, I consider him a responsible person, but I will have to. सॉर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि 9th में हमारे ही लोग थे, हम ओन करते हैं। These are his words. मेरा ख्याल में ये पार्टी लाइन से हट के बात है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock को भी। अल्लाह हाफ़िज़।